देखिए, आज हम लोग चेक करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स जो कि प्रतिरोधों के बारे में है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो प्रतिरोध होता क्या है और ओम का नियम, ओके, ग्राफिंग, टेबुलेशन इत्यादि हम लोग चेक किया हुआ था। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत में प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना। देखिए, प्रतिरोध का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और यदि ऐसे प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो क्या क्या निकाय हो सकते हैं, ओके। तो आपके सिलेबस में 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन शो किए गए हैं, उनका प्रूफ भी दिखाया गया है। तो इसमें पहला कॉम्बिनेशन शेरिक्रम हो जाएगा, ओके, और नंबर 2 पे आएगा समांतर या पैरेलल। तो दोनों कॉम्बिनेशन को समझना, उनके रिजल्ट्स चेक करना और सबसे महत्वपूर्ण उन पे आधारित न्यूमेरिकल्स लगाना, उन पे आधारित जो संख्यात्मक प्रश्न होते हैं, आंकिक प्रश्न, उनको लगाना ताकि आप बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, ओके। तो मैं भी चेक करने वाला हूँ शेरिक्रम में संयोजन कैसे होता है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे इसका रिजल्ट प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो आप चेक करें कि मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोध शो किए हुए हैं। ये सिंबल प्रतिरोध का बना हुआ है, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 तरह के प्रतिरोध दिखाए गए हैं, R1, R2 और R3 के फॉर्म में। दिस इज द R1, दिस वन इज द R2 एंड दिस वन इज R3, ओके। एक कुंजी आप दिखा दें नीचे, ये की हो जाएगा, ये की बना दिया गया है। धारा के मार्ग में जब ये लगाते हैं इसको बैटरी के मार्ग में, तो ये जो है करंट को अलाउ करता है या फिर रोकता है, ओके। और फाइनली एक बैटरी देखिए बनाई गई है, दिस इज द बैटरी, ओके। सेलों का संयोजन जो कि बैटरी को शो करेगा। तो यहाँ पे आपने इसको प्लस के फॉर्म में दिखा दिया, ये हो गया माइनस, ठीक है ना। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये सभी चीज़ चेक की जाती हैं। कहीं जो बड़ा आपका सिंबल बनेगा वहाँ प्लस दिखाना होगा, छोटा सिंबल होगा वहाँ पर निगेटिव दिखाना होगा, ठीक है ना। तो अक्सर देखने को आता है कि जैसे एक लाइन खींची, फिर ये खींची, बड़ी खींची, छोटा खींचना भूल गए, है ना। ये भी गलती है, फॉल्ट है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बैटरी हो गया आपका बी डैश या ई दिखा दें, ठीक है ना, ई के फॉर्म में दिखा दिया बैटरी को। ए और बी पॉइंट मैंने मान लिया है, बिंदु ए यहाँ दिखा दिया गया है, ओके, और बिंदु बी यहाँ दिखा दिया गया है, ठीक है। चेक करें फिर से, हमें चेक करना है शेरिक्रम संयोजन होता क्या है, उसके निष्कर्ष चेक करने हैं। 3 प्रतिरोध जिनमें इनके परिमाण शो किए गए हैं, एक का परिमाण है R1, एक का R2 और एक का है R3। There are 3 types of resistance connected in series combination, ओके। कुंजी हो जाएगा K के फॉर्म में, दिस इज द की, ओके, एंड दिस इज द बैटरी। प्रतिरोधों को मैंने शो कर दिया है, कुंजी के साथ में बैटरी भी दिखा दी गई है, ओके। अब होना क्या है कि जब आप कुंजी के माध्यम से बैटरी को ऑन करते हैं तो एक करंट I के फॉर्म में फ्लो करता है। कितना करंट होगा ये I, और ये I जब यहाँ A पे आएगा तो निश्चित तौर पे ये आगे बढ़ता जाएगा उसी फॉर्म में। मतलब ये कि करंट I यहाँ पे आने का मतलब द सेम करंट I यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों बिंदुओं पे जो करंट होगा सेम चलेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि जब निकायों को जोड़ते हैं शेरिक्रम में तो निश्चित तौर पे उनके सिरों पे बनने वाला जो करंट होता है, आवेश, वो समान होती है। जो आवेश यहाँ उत्पन्न होगा एकांक समय में, वही आवेश यहाँ बनेगा, वही आवेश यहाँ बनेगा। या फिर कहेंगे तीनों में करंट की मात्रा सेम है, और वो करंट कहाँ से बननी है, इस बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, फाइनली जो करंट यहाँ प्लस से चला था बैटरी के माध्यम से, यहाँ से होता है फिर अपने नेगेटिव में चला जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि जब ये करंट I पहुँचेगा R1 के सिरों पर, ओके, तो यहाँ पर एक वोल्टेज बनेगा V1, ओके। करंट I है, प्रतिरोध R1 के फॉर्म में दिखाया गया है, तो R1 के सिरों पर बनने वाला वोल्टेज, बनने वाला विभवांतर या विभव V1 हो जाएगा। जबकि R2 के सिरों में बनने वाला वोल्टेज क्या बन जाएगा, ये V2 हो जाएगा इसके अक्रॉस, ठीक है ना। और फाइनली R3 जो प्रतिरोध शो किया गया है, इसके सिरों पे बनने वाला वोल्टेज V3 हो जाएगा, इसका V3। तो कुल मिला के 3 प्रकार के वोल्टेज उत्पन्न हो गए, जबकि
कुल विभव मैंने V मान लिया है, ठीक है ना। ये वो सिस्टम है, ये वो सेल या बैटरी है जिसके माध्यम से A और B के बीच का जो कुल विभव या नेट विभवांतर V माना गया है। जबकि यही विभवांतर ब्रेक हो जाएगा। अब आप ये निष्कर्ष निकालिए कि जब आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, ओके, तो इसका सीधा मतलब है कि तीनों पे जो करंट होगा समान चलेगा, लेकिन तीनों पर जो वोल्टेज बनेगा, तीनों पे जो वोल्टेज का डिफरेंस बनेगा वो अलग अलग बनेगा। मतलब ये है कि R1 के सिरों पे वोल्टेज V1 है, R2 के सिरों पे बनने वाला वोल्टेज V2 है और फाइनली R3 के सिरों पे बनने वाला वोल्टेज V3 है। अब देखिए, ये जो निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ ये केवल इस प्रूफ के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ भी आपको चेक करना है कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं तो ये चीज़ वहाँ परेशानी पैदा करेंगी, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे करंट अगर सेम निकल रहा है जिन जिन बिंदुओं पर, जिन जिन निकायों पर, वहाँ पर आप श्रेणी क्रम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम देखिए हो चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि जो R1 के सिरों पे बनने वाला वोल्टेज V1 है, ओके, R1 के सिरे पर R1 के सिरों पे वोल्टेज कितना बनेगा वो आपको दिखाना है। V1 दिखा दिया गया है, कितना बनेगा ये V1 = IR1, ठीक है ना। ऐसे आपको दिखाना है R2 की सिरे बनने वाला वोल्टेज दैट इज V2, ओके, और ये V2 कितना होगा, V2 हो जाएगा IR2, सिंपल, ओके। और फाइनली क्या बचा है, फाइनली बचा है R3। तो प्रतिरोध R3 के सिरों पर बनने वाला वोल्टेज जो होगा दैट विल बी V3, ओके। और ये आपको शो करना है IR3, सिंपल, ठीक है ना। तीनों पे जो करंट होगी सेम होगी, लेकिन तीनों निकायों पर जो वोल्टेज बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो R1, R2, R3 तीनों के लिए मैंने जो है कितना बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो शो कर दिया है V1, V2 और V3 फॉर्म में, ओके। और मैंने आपको ये बताया कि जो नेट विभव है जो कि इस बैटरी के द्वारा बनने वाला है इसको भी शो किया गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है कि यदि A और B के बीच का जो नेट या कुल या तुल्य दैट इज इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर V माना गया है, मतलब A और B के बीच का जो नेट विभव है V से शो किया गया है, तो दो निष्कर्ष निकलने हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि ओम का नियम V = IR। अब यहाँ पर जो मैंने R लिखा है इसका मतलब है कि A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। दो चीज़ आपको समझनी है कि A और B के बीच का जो विभव V से शो किया गया है, ओम का नियम अप्लाई करना है, करंट I लेके चलना है, ठीक है ना। और ये प्रतिरोध है वो R से शो किया गया, केवल R। अब केवल R का मतलब क्या है, केवल R का मतलब है कि A और B के बीच का कुल, A और B के बीच की तुल्य रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध आप मान लेंगे, ठीक है ना। वही प्रतिरोध हमें निकालना है। इक्वेशन देखिए ये बन जाएगा। और फिर ये जो वोल्टेज शो किए गए हैं V = ये बन जाएगा V1 + V2 + V3, तीनों वोल्टेज को ऐड कर लिया गया है, ओके। तो ये आपको बना के देगा V = V1 के स्थान पे लिखेंगे IR1, V2 के स्थान पे लिखा IR2 और यहाँ लिखा IR3, ठीक है। अब आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन कितना आएगा चेक कर लेंगे। V = कॉमन आएगा I, अंदर बचेगा R1 + R2 + R3, ठीक है। अब आप यही कंपेयर कर लें या फिर इसको और चेंज कर लें, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 शो कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ओम का नियम अप्लाई किया गया है, दिस इज फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम का नियम जो है कुल प्रतिरोध निकालने के लिए दिखाया गया है। आर आप यहाँ शो कर देंगे। आर का मतलब क्या है, आर का सीधा मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध, ओके। कंपेयर कर लें 1 और 2 को, 1 और 2 को कंपेयर कर लें, ठीक है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, एक और 2 को नहीं कंपेयर किया गया है। तो देखिए V यहाँ भी है, V यहाँ भी है,
ओके, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, दोनों में है। क्या बचा, यहाँ केवल आर है और यहाँ पे तीनों चीज लिखा हुआ है। तो मतलब अगर ये बराबर है, ये बराबर है, तो ऑन द कंपैरिजन इक्वेशन 1 और 2 यू कैन से दैट r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। मतलब ये कि जो अब आपका निष्कर्ष निकलेगा r का, दैट विल बी r1 प्लस r2 प्लस r3। ये आपका परिणामी या तुल्य प्रतिरोध जो कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है वो इसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी में जोड़ लिया है तो इनका जो कुल प्रतिरोध है, कुल या तुल्य प्रतिरोध का सीधा मतलब है कि यदि आप तीनों को हटा दें, तीनों प्रतिरोधों को हटा दें और उसके स्थान पर केवल एक प्रतिरोध लगाएं, और वो ऐसा प्रतिरोध हो जो कि इन तीनों प्रतिरोधों को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो इसका सीधा मतलब है कि जो हम लोग का जो वो प्रतिरोध है R, वो इन तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर है। ओके, यू कैन सी हियर दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इनके इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस शो किए गए हैं, प्रतिरोध शो किए गए हैं, उनके योगफल के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ओके, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य या कुल प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा, इंडिविजुअल योगफल, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसका सीधा संदेश ये है कि यदि आप चाहते हैं कि प्रतिरोधों को बढ़ा ले जाएं, मतलब जैसे मान लीजिए दिया है 2 ओम, ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 5 ओम, 2, 4 और कितना 5, मान लीजिए इतना ओम दिखाया गया है और आप चाहते हैं बड़ा प्रतिरोध बनाना, ओके। तो बड़ा प्रतिरोध तभी बन पाएगा जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मतलब 2, 4, 5, 2, 4, 6, 6, 5, 11 ओम देखिए बन गया, है ना। तो मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप प्रतिरोधों के मान को बढ़ाना चाहते हैं, तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू जो है बढ़ जाए, तो इसके लिए आवश्यक है कि जो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज होना चाहिए, ठीक है ना। ये है निष्कर्ष। उसके अलावा बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको इस दिमाग में रखना है, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि निकायों पर, सिस्टम पर जो करंट होगा सेम जाएगा, करंट विल बी सेम एंड ऑन ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और विभवांतर चेंज होता जाएगा, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, है ना। ये भी आपको ध्यान देना है कि ये R1 है, R2, R3 है, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज बनेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा बनेगा, रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज कम बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में जो करंट पास हो रही है तीनों में इक्वल जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसका गुण धर्म क्या है। श्रेणी क्रम में आपने जोड़ तो लिया, इसके दोष क्या है, गुण क्या है। तो देखिए मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, वो आपको समझना है। श्रेणी क्रम का सीधा मतलब है कि जो करंट होगा सेम होगा, वोल्टेज डिफर होगा। इसका डीमेरिट क्या है वो आप समझ लें। आपके घरों में जो वायरिंग होती है, घरेलू परिपथ में जो वायरिंग की जाती है, वो होती है समांतर क्रम में, ओके। समांतर क्रम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं केवल श्रेणी क्रम की। तो समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफर होता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफर होता है। इसका नुकसान क्या है, आपके घरों में जो वायरिंग है इस क्रम में नहीं है, बिल्कुल। इस क्रम में होने का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है मालूम। इस क्रम में होने का बहुत बड़ा नुकसान ये है कि यदि आपके घरेलू सर्किटिंग में कहीं एक जगह कोई फॉल्ट आ गया, कोई एक स्विच, एक कोई सॉकेट, एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक गड़बड़ हो गया, तो उसके प्रभाव से बाकी पूरे घर में लाइट चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ से वो चीज़ ब्रेक हो जाएगा, करंट का बना फ्लो बंद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से R1 को मैं हटा दूँ, R1 को यहाँ से हटा दूँ, या फिर R1 में कोई खराबी आ जाए, R1 में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो निश्चित तौर पर ये करंट जो है आगे फ्लो नहीं करेगा,
सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये परेशानी का कारण बनेगा। ओके, और उसके अलावा शेडी क्रम का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप जैसे घरों में देखते हैं जो झालर होते हैं या फिर जो लाइटिंग की जाती है ना, तो वो क्रम शेडी क्रम होता है। और शेडी क्रम में उल्टा होता है। अब आप ये माने कि आपके पास एक 40 वाट का बल्ब है और दूसरा है 100 वाट का, ठीक, 40 वाट और 100 वाट आपने उसको शेडी क्रम में जोड़ दिया दोनों को, तो आप चेक करेंगे कि 40 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है और 60 वाट का बल्ब या 100 वाट का बल्ब धीमा चमकेगा, ठीक है ना, उल्टा होता है। जबकि हम लोग के समाधि क्रम में जो घर में लाइट की जाती है उसमें क्या होता है, 100 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, 40 वाट के बल्ब उसकी अपेक्षा कम ग्लो करते हैं, उनकी चमक कम होती है। जबकि शेडी क्रम में ऐसा नहीं होता है, शेडी में उल्टा होता है, जो कम वाट का इंस्ट्रूमेंट होगा वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा और जो ज़्यादा वाट का बल्ब या एलईडी है वो कम परफॉर्म करेगा। ये इसका डीमेरिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप चेक कर लेना। बेसिकली इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम लोग इसके बाद जो समाधि क्रम पढ़ेंगे, समाधि क्रम के बाद फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन के आधार पे शेडी समांतर मिक्स करके न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।